आज हम देखेंगे जाके परसेंटेज का पार्ट 2। ऑलरेडी हम इसका एक फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने कमी वृद्धि और कमी वृद्धि दोनों एक साथ में हो इस टाइप के हमने उसमें क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। आज हम देखेंगे जाके आय और व्यय पर आधारित प्रश्न किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे आय व्यय पर आधारित। यहाँ पर आय और व्यय पर आधारित प्रश्न सॉल्व करने से पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे जाके कि इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। दो टाइप के किस टाइप के क्वेश्चन, देखिए ध्यान देना जाके। एक टाइप की अगर हम बात करेंगे जाके फर्स्ट टाइम में अगर हम जानेंगे जाके तो यहाँ पर क्या कहेगा जाके कि कोई व्यक्ति है वो अपनी आय का कुछ परसेंटेज हिस्सा खर्च करता है, उसके बाद में वह बची हुई आय पर 10% 12% खर्च करता है। यानी कि कहेगा जाके कि शेष आय का किस टाइप से, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुल आय 100 रुपये थी, उसके बाद उसने माइनस का 20% इसने क्या किया, खर्च कर दिया, तब वो 80 बची जाके। क्लियर। अब वो क्या कहेगा जाके, आगे वो प्रश्न कहेगा जाके कि शेष का मान लीजिए 10% खर्च करता है। क्लियर, शेष का 10% खर्च करता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जाके, अगर वो शेष का 10% खर्च करेगा जाके, तो यानी कि जो हमारा 80 बचा हुआ है ना, 80, इसी का वो 10% खर्च करेगा। यानी कि अब बचा कितना जाके, 10% खर्च कर दिया तो 90/100 इस टाइप से क्वेश्चन होगा जाके। क्लियर। यानी कि जब शेष का कहेगा जाके तो जो बचा हुआ हिस्सा होता है ना, उसके ऊपर हम उसमें से खर्चा निकालेंगे जाके। क्लियर। सेकेंड टाइप के कैसे होते हैं, अभी जब क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पर मैं चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझेंगे। याद रखना इस लाइन को, यहाँ पर सबसे जरूरी है वो इस लाइन को याद रखना जाकर कि जब भी वो कहेगा वो शेष का, यानी कि पहले 20% खर्च कर दिया, शेष बचा, शेष का 10% खर्च करता, तो इस टाइप से खर्च करेंगे जाके। क्लियर। इसका दूसरा भी तरीका होता है, वो भी जानेंगे। पहले हम यहाँ पर ये जान लेते हैं क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं। तो पहला ये होता है कि जिसमें पूछता है शेष का। दूसरा क्या कहता है कि एक व्यक्ति अपनी कुल आय यानी कि मान लीजिए 100 रुपये कमाता है, फिर वो कहता है कि 10% वो मान लीजिए मकान किराए पर खर्च कर देता है, 20% बाज़ार में घरेलू सामान लाने में खर्च कर देता है। क्लियर। इस टाइप से मान लीजिए घरेलू जो बच्चों की शिक्षा है उस पर वो मान लीजिए 30% खर्च कर देता है। क्लियर। और उसी टाइप से इसमें से और भी मान लीजिए किसी टाइप की और भी उसकी जो घरेलू अन्य पर खर्च करता है, तो मान लीजिए वहाँ पर उसने अन्य पर 10 खर्च कर दिया। क्लियर। तो यहाँ पर जो हमने देखा जाके वो क्या कह रहा है, पहले 10% खर्च करता है, फिर 20% खर्च करता है, 30% खर्च करता है और 10%। याद रखना उसने इस क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं कहा सेकंड स्टेप में कि शेष का खर्च करता है, शेष का कहीं पर नहीं कहा। उसने डायरेक्ट कहा कि जो 100 रुपये थे, 100 रुपये में 10 रुपये यहाँ पे खर्च किए, 10 रुपये यहाँ पर खर्च किए, 10 रुपये अलग किसी काम में, 10 रुपये अन्य किसी काम में। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे जाके कि टोटल उसने खर्चा कितना कर दिया जाके, तो टोटल खर्चा अगर हम यहाँ पर देखेंगे जाके तो 10 और 20 30, 30 30 60 और 10 70, यानी कि हम कह सकते हैं कि उसने जो टोटल खर्च किया जाके वो कितना किया जाके, 70% खर्च किया जाके। क्लियर। यानी कि 100 आय थी, उसमें 70% खर्च कर दिया, तो अब उसके पास में 30 बचा जाके। क्लियर। तो यहाँ पर हम देखेंगे जाके ऊपर वाले प्रश्न में कह रहा था कि शेष का खर्च करता है, नीचे वाले प्रश्न में कह रहा है डायरेक्ट कि कितना कितना उसने हिस्सा खर्च किया है। आगे में यहाँ पर हम देखेंगे जाके क्वेश्चंस पर। अब चलिए अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और कैसे सॉल्व करना है उन पर ध्यान देते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि हम देखेंगे जाके क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है, ध्यान देने जाके 50 क्या कह रहा है, श्रीमान कपूर अपनी कुल संपत्ति यानी कि कुल आय का 20% मकान के किराए के रूप में खर्च करते हैं। यानी 20% क्या कर रहा है, याद रखना जाके यहाँ पे 20% क्या करते हैं, खर्च करते हैं। ठीक है। तो 20% की सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे जाके 20% मतलब कि 1/5। यहाँ पर एक जानने योग्य बात यह है कि याद रखना जब वो 20% खर्च करता है तो इसमें से एक क्या होगा और ये 5 क्या होगा जाके। तो 5 जो होती है, याद रखना जो नीचे होता है ये हमेशा टोटल आय होती है। ऊपर वाला क्या होता है, ऊपर वाला होता है या तो बचत होगी जाके, क्या होगी जाके, बचत, या फिर हम कह सकते हैं कि खर्च होगा जाके, क्या होगा जाके, या तो बचत होगी या खर्च होगी। अब बचत होगी या खर्च होगी ये कैसे पता चलेगा, तो वो क्वेश्चन कहेगा। जैसे कि यहाँ पर अगर क्वेश्चन कह रहा है कि 20% खर्च करता है, तो इसका मतलब ये जो ऊपर है वो उसने खर्च किया है। ध्यान देना जाके। क्लियर। तो यहाँ पर हम देखेंगे जाके, तो यहाँ पर हम तो जो ग्राफ बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे जाके, सबसे पहले 5 रुपये और यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे जाके, याद रखना यहाँ पर जैसे पहले फर्स्ट में एक आय लिख लेंगे और दूसरी, चूंकि हमको यहाँ पर उनकी देख लेंगे जाके कि क्वेश्चन में हमसे सबसे पहले ये देखना है कि क्वेश्चन में जो दे रखा है वो जो एक संख्यात्मक मान दे रखा है वो क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो संख्यात्मक मान है वो बचत दे रखी है। क्या दे रखी है हमको, बचत। अगर मान लीजिए यहाँ पर वो खर्च दे रखता तो यहाँ पर एक आय के साथ में हम यहाँ पर क्या करते जाके यहाँ पर खर्च लिखते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर बचत दी गई है तो आय के साथ में यहाँ पर जैसे कि हम बचत लिख लेंगे थोड़ा एक बार समझाने के लिए। क्लियर। तो यानी कि यहाँ पर टोटल उसकी आय कितनी थी, 5। क्लियर। अब वो कह रहा है कि खर्चा, खर्चा कितना कर दिया, 1।
यानी कि 5 आय थी, अगर वो 1 का खर्च कर रहा है, चूँकि प्रश्न में खर्च कहा गया है, क्लियर। तो यहाँ पर हम ये बचत वाला पोर्शन थोड़ा हटा देते हैं, क्लियर। यानी कि ऊपर वाला ये क्या है, खर्चा है केवल, क्योंकि उसने कहा है क्वेश्चन में 20% खर्च करता है, तो याद रखना उसकी आय अगर 5 रुपये है, एक यानी कि उसने खर्च कर दिया है, तो उसकी बचत कितनी होगी जाके 4। अब याद रखना जाके, चूंकि वो आगे वो क्या कह रहा है, शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करता है। तो याद रखना, देखिए यहाँ पर जैसे हमने आपको जब एग्जाम्पल समझा रहे थे, तो हमने कहा था कि शेष का, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको अच्छे से याद रखना। उसने कहा है शेष का, तो शेष का कैसे यहाँ पर हम लिखेंगे जाके, ग्राफ में सबसे पहले लिखेंगे जाके 70%, और 70% का मतलब कितना होता है 7/10। तो यहाँ पर फिर से आय कितनी थी 10, तो यहाँ पर 10 नीचे लिखेंगे जाके। 10 में से 7 अगर वो कह रहा है कि खर्च कर देता है घरेलू चीज़ों पर, तो 10 में से अगर 7 खर्च की दिए तो बचे कितने जाके 3। अब यहाँ पर वही अपना तरीका लगा देंगे, 10 का गुणा 5 हम करेंगे जाके, तो 10 पंचे 50। यहाँ पर 4 का गुणा 3 हम करेंगे जाके, 4 तियाँ 12। तो यहाँ पर एक क्या समझ में आया जाके कि उसकी टोटल जो आय निकल के आई वो आय 50 थी, उसका बचत कितना है 12 है। हमारे हिसाब से बचत 12 है, याद रखना जाके। प्रश्न के अनुसार उसकी बचत कितनी है 1800 है, कितनी है 1800। 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, यहाँ पर 300 हो जाएगा, 3 से काटेंगे जाके ये हो जाएगा 150। यानी कि हम देख सकते हैं कि एक की वैल्यू कितनी निकल के आई है 150। हमसे पूछा क्या गया है, तो उनकी कुल आय रुपए में कितनी है, तो कुल आय पूछी गई है, तो कुल आय यहाँ पर हमारी कितनी निकल के आई थी 50। यहाँ पर हम 50 का जैसे ही गुणा करेंगे, 15 पंचे 75, और ये 2 जीरो आ जाएंगे, क्लियर। तो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही छोटा था, केवल हमको ये इतना ही केवल डायरेक्ट करना था, ये सब इतना समझाने के लिए हमने इतना सब कुछ किया जाके, क्लियर। ये सब हकीकत में लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा जाके 7500। याद रखना जाके, ये ग्राफ बनाने के बाद में अगर हम देखेंगे जाके, तो यहाँ पर आय और बचत, यहाँ पर आप क्या लिख रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा जाके। अगर आपने आय और बचत का ग्राफ बनाया हुआ है तो ये हमारी बचत, मान लीजिए आपने यहाँ पर आय लिख देते और यहाँ पर आप खर्चा लिख देते जाके, क्लियर। तो उसके बाद में हमको क्या करना पड़ता, आय में से खर्चा घटाना पड़ता और तब बचत निकलती जाके। तो इस टाइप से हमको देखना होगा। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ, इसको क्लियर कर देते हैं एक बार। यहाँ पर अगर हम देखेंगे जाके क्वेश्चन नंबर देखिए 51 क्या कह रहा है। 51 देखिए, एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर तथा, याद रखना यहाँ पे उसने क्या लिखा है तथा, 62% अपने परिवार पर व्यय करता है तथा शेष आय की बचत करता है। याद रखना जाके, ऊपर वाले क्वेश्चन में जैसे उसने लिखा था ना कि शेष का 70%, उसने यहाँ पर इस टाइप से बिल्कुल भी नहीं लिखा है कि शेष का 62% खर्च करता है, नहीं, उसने डायरेक्ट बोला है कि 62%, यानी कि वो अलग अलग खर्च कर रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि उसने एक आदमी की आय का 24% मकान के किराए पर, यानी कि 24% मकान के किराए पर। उसके बाद में क्या कह रहा है 62% अपने परिवार पर व्यय करता है, यानी कि 62% उसने क्या किया जाके अपने परिवार पर व्यय करता है। तो 4 और 2 6, 6 और 2 8, यानी कि आप कह सकते हैं कि 86% उसने क्या किया जाके अपनी आय में से खर्चा कर दिया जाके। याद रखना, हम जब भी अपनी ओर से हम आय मानते हैं तो ये हम हमेशा अपनी ओर से मानते हैं, हमेशा 100% आय मानी जाती है, क्लियर। अब याद रखना, अगर उसकी 100% ये यहाँ पर आय है, अगर 100 उसकी आय है, 86 खर्च कर दिया, तो उसकी अब बचत कितनी आ गई जाके, क्लियर। तो यहाँ पर हम उसकी बचत की अगर बात करें कि बचत कितनी निकली जाके यहाँ पर 14, क्लियर। 100 आय थी, 86 खर्च कर दिया, यानी कि 14 उसकी बचत हुई। हमारे हिसाब से 14 है, जबकि प्रश्न के अनुसार उसकी बचत क्या है 63। तो यहाँ पर 63 लिखेंगे, 00, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 ने 63। फिर यहाँ पर हम देखेंगे जाके 2 से काटेंगे जाके, 2 एक कम 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा जाके 450। अब चूंकि हमसे 100 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 100 का दोनों तरफ हमको गुणा करना पड़ेगा जाके। तो यहाँ पर हम 100 का जैसे ही गुणा करेंगे जाके, तो ये 45 और ये 000 हो जाएगा, क्लियर। तो आप देख सकते हैं जाके कि वहाँ पर जब पीछे उसने शेष का पूछा था, तब हमको फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ के लिखनी पड़ी थी, लेकिन चूंकि यहाँ पर इसने हमसे डायरेक्ट पूछा हुआ है, क्लियर, डायरेक्ट इसने कहा, यहाँ पर ऐसा इसने कहीं पर भी नहीं कहा कि शेष का खर्च करता है, तो इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट जोड़ के उसके बाद इसको हल करेंगे। याद रखना, ये शब्द याद रखना, शेष का, क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे जाके, क्वेश्चन नंबर देखिए 52 क्या कह रहा है। 52 में भी देखिए सेम कह रहा है, देखिए राम का व्यय और बचत का अनुपात कितना दे रहा है 3 और 2। तो यहाँ पर ध्यान देना जाके, व्यय व्यय और खर्चा एक ही बात होती है, याद रखना है व्यय। और यहाँ पर अगर हम बचत की अगर हम बात करेंगे जाके, तो कितना अनुपात दे रखा है हमको 3:2, क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान देना आके, अगर किसी व्यक्ति का खर्चा यानी कि व्यय और उसकी अगर बचत, अगर दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, तो वो दोनों मिलके क्या बन जाएंगी, आय ही तो बन जाएंगी जाके, क्लियर। यानी कि वो कितना खर्च कर रहा है और उसने कितना बचाया, तभी तो पता लगा पाएंगे जाके। मान लीजिए उसके पास पहले मान लीजिए उसके पास अगर एक व्यक्ति
₹50 मान लीजिए खर्च करता है, ₹70 बचा लेता है, तो इसका क्या मतलब हुआ जाके कि ₹120 उसकी कमाई थी, तभी तो उतनी बचत कर पा रहा है, ₹120 उसने कमाए होंगे। सेम वैसे यहाँ पर है कि अगर 3 खर्च कर रहा है और 2 बचा रहा है, जिसका मतलब उसकी जो आय रही होगी वो 3 और 2 कितनी रही होगी, 5 रही होगी जाके। क्लियर? याद रखना आय व्यय वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें हमेशा एक चीज़ याद रखना जाके कि हमको तीनों चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए कि उसकी आय कितनी है, उसका व्यय कितनी है, उसकी बचत कितनी है, तभी हम क्वेश्चन को ठीक तरीके से हल कर पाएँगे, सॉल्व कर पाएँगे। क्लियर? चूँकि ये अनुपात में थे तो अनुपात में ये 5 जो है ना, ये भी अनुपातिक मान होगा, याद रखना ये ₹5 नहीं है, ये 5 एक यूनिट है, अनुपातिक मान है। क्लियर? आगे अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। आगे प्रश्न में कह रहा है कि उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है। तो याद रखना आय में किसमें कह रहा है, आय में और 10% की वृद्धि। तो उसकी आय हमने निकाली कितनी, 5 निकली है। इसमें 10 की अगर वृद्धि कर रहा है तो यहाँ पर छोटा सा अपने हिसाब से प्लस, यहाँ पर थोड़ा कोष्टक हम लिख देंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्लस और 10%। क्लियर? तो यहाँ पर हमने क्या किया जाके कि यहाँ पर याद रखना है कि गुणा करना। एक चीज़ याद रखना, जब भी ये इस टाइप के क्वेश्चन आए कि हमको आय और व्यय का हमको अनुपात दिया गया हो, मेरी बात पर ध्यान देना, जब भी हमको आय और व्यय का या आय और बचत का या बचत और व्यय का इस टाइप से हमको, यानी कि इन तीनों में से किसी दो का हमको अनुपात दे रखा हो और हमें क्या बोले कि आय में प्रतिशत वृद्धि की जाती है, बचत में प्रतिशत वृद्धि की जाती है, कमी की जाती है, या व्यय में कमी की जाती है, वृद्धि की जाती है, और उसके बाद लास्ट में हमसे वो आंसर भी परसेंटेज में ही पूछे। यानी कि हम कहने का मतलब ये है कि कहीं पर भी आपको एक संख्यात्मक मान ना दिया गया हो। संख्यात्मक मान कैसे, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बचत 6300 की हो रही है, 7500, 5000, 20,000, यानी कि एक जो रुपए वाले जो मान है ना, ये इस टाइप के मान इसमें ना दिए हुए हों, बस केवल जो खेल हो रहा हो ना, वो केवल केवल परसेंटेज अनुपात में ही हो रहा हो। तो अगर खेल केवल और केवल परसेंटेज अनुपात में हो रहा हो और आंसर भी हमसे परसेंटेज अनुपात में ही पूछ रहा हो, तो हमको करना क्या है कि जैसे उसने कहा आय में 10% की वृद्धि हुई, तो यहाँ पर चूंकि वृद्धि हो रही तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे और 10 लिखेंगे जाके। क्लियर? आगे कह रहा है उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है, यानी कि उसका जो व्यय था वो भी 12% बढ़ गया, तो यानी कि ये 12% क्या हो गया जाके बढ़ गया, और इसको भी क्या करेंगे, व्यय में इसका गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जाके 12 तियाँ 36, तो ये 36 किसका आ जाएगा, प्लस का। 10 पंचे 50, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 50 ये किसका आ जाएगा जाके, ये भी प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, पहले जब व्यय 3 था बचत 2 था, तो यानी 3 2 मिला के 5 हो रहा था। क्लियर? अब यहाँ पर हमको जैसे पता है कि आय 50 हो गई है, वे भी आप देख सकते हैं कि बढ़ के 36 हो चुका है, तो इसका मतलब जो बचत बीच में रही होगी वो कितनी रही होगी, तो 50 से जैसे ही 36 घटाएंगे तो वो कितना आ जाएगा जाके, यहाँ पर 14 हो रहा होगा। क्लियर? कितना हो जाएगा जाके, 14। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना जाके, जैसे यहाँ पर ये 14 होगा जाके, तो 2 से अगर 14 हुआ है तो हमसे क्या पूछ रहा है कि बचत में कितने की वृद्धि हुई जाके, यानी कि अगर 2 से अगर ये 14 हो रहा है तो ये 14 कब आएगा जाके, जब हम 2 में क्या करेंगे जाके 7 का गुणा करना पड़ेगा हमको। कितने का गुणा करना पड़ेगा, 7 का, तभी तो 7 दूना 14 होगा। तो यहाँ पर वही हमसे वो कह रहा है जाके कि उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, याद रखना वो 7% की वृद्धि होगी जाके। कितनी होगी, 7%। एक बार और इस क्वेश्चन को देखेंगे समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। पहले 3 और 2 की बचत और व्यय का अनुपात दिया गया था, हमने आय अपनी तरफ से बना ली 5, क्यों, क्योंकि खर्चा और बचत को जोड़ दिया जाए तो वो आय निकल आती है। कह रहा था कि आय में 10% की वृद्धि हुई तो 10 पंचे 50 हो गया, व्यय में 3% की 12% की वृद्धि हुई तो 12 तियाँ 36 हो गया जाके। अब व्यय अगर 36 हो गया है, आय अगर 50 हो गई है, तो स्वाभाविक बात है कि बचत जो रही होगी वो यहाँ पर 14 रही होगी जाके, क्योंकि 50 से जैसे हम 36 घटाएंगे तभी तो बीच का 14 निकल के आएगा, और तभी तो जो हम 36 और 14 जोड़ेंगे तभी तो टोटल 50 होगा जाके। क्लियर? इन दोनों को जोड़ने पे अब चूंकि अगर 2 से कोई चीज़ अगर 14 हो रही है तो इसका मतलब है कि 7% की, चूंकि ये भी यहाँ पर वृद्धि थी, गुणा किया था, ये भी यहाँ पर 10% की वृद्धि थी, तो यहाँ पर भी कितनी होगी, ये 7% की वृद्धि होगी। आंसर इसका ए हो जाएगा। बस एक जरा सा छोटा सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट डायरेक्ट गुणा कर देने हैं, घटाने हैं और देखना है कितने की वृद्धि हो रही है। सेम टू सेम क्वेश्चन 53 भी इसी टाइप का है, हम देखिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए क्या कह रहा है, 53 कह रहा है, देखिए अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। याद रखना जाके 75% को हम सबसे पहले फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, ऊपर वाले में जैसे हमको अनुपात दिया गया था इसे भी अनुपात में बना लेंगे। 75% का मतलब होगा जाके 75, 25 तियाँ 75 और 25 चौकू 100। जैसे इसको 75/100 करेंगे, 75% मतलब 75/100, 25 से काटेंगे, 25 तियाँ 75, 25 चौकू 100। हमने आपको पहले ही बताया था कि जो नीचे मान लिखा होता है ये हमेशा आय होती है, ये कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन जो ऊपर होता है ये खर्चा भी हो सकता है और बचत भी हो सकती है। वो प्रश्न बोलेगा कि ये खर्चा है या बचत है, तो जैसा कि यहाँ पर उसने प्रश्न ने कह दिया है कि आय का 75% खर्च करता है, इसका मतलब ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये क्या है, खर्च है। तो यहाँ पर हम फिर से वही ग्राफ बना लेंगे जाके, यहाँ पर क्या लिख लेंगे जाके, आय
क्लियर, ये हम समझने के लिए लिखने, ये हमको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं होती है, यहाँ पर समझाने के लिए लिखते हैं। ये आय है, यहाँ पर अगर हम ये खर्च लिख लें और यहाँ पर ये क्या हो जाएगी जाके, बचत हो जाएगी जाके। क्लियर, तो यहाँ पर हम देखेंगे आय टोटल कितनी है 4, आप कहेंगे जाके यहाँ पर खर्चा कितना है 3, अगर खर्चा 3 है आय 4 है तो इसका मतलब वो 1 बचा रहा होगा, तो ये एक अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा आपको। तो हमने देखा ऊपर में जैसे अनुपात वाले हमने लिखे थे मान, वैसे हमने यहाँ पर भी अनुपात वाले बना दिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर में हमने जैसे ये अनुपातिक मान बनाए थे 3 2 5, वैसे यहाँ पर भी हमको एक अनुपात मिल चुका है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे जाके, कह रहा है आगे क्या कह रहा है, देखिए उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर, आय जो थी ना आय 20% बढ़ा दो, यहाँ पर 20 का गुणा कर दो जाके। क्लियर, तो 20 चौको ये कितनी हो जाएगी 80, यानी कि आय उसकी 80 हो गई। उसकी आय में वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है, खर्चा में भी 10% की वृद्धि कर दो, तो 30 तियाँ कितना हो जाएगा जाके 90। क्या कह रहा है, सॉरी, अपने खर्च में 10% की वृद्धि करता है, यहाँ पर अगर 10% की वृद्धि करेगा 10 तियाँ 30 हो जाएगा जाके। क्लियर, कितना हो जाएगा ये 30। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जाके कि यहाँ पर 30 हो गया, यहाँ पर 80 हो गया, तो स्वाभाविक बात है कि बीच में ये 50 रहा होगा। अब अगर आपको 1 से लेके अगर 50 तक जाना है तो कितने का गुणा करना पड़ेगा, तो 50% का ही तो गुणा करना पड़ेगा जाके। एक में जब हम 50 का गुणा करेंगे तभी तो 50 आएगा। तो वही पूछ रहा है कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी, याद रखना बचत में 50% की वृद्धि करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर 1 से अगर आपको 50 तक जाना है तो कितने का गुणा करें जिससे कि 1 50 बन जाए, तो हमें 50 का ही गुणा करना पड़ेगा। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा जाके। क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम 54 नंबर की अगर हम बात करेंगे जाके, देखिए ये भी एक बहुत छोटा क्वेश्चन है। 54 में देखिए क्या कह रहा है, पहले हम तो यही कहेंगे कि आप अपनी तरफ से वो लिख लिया करो एकदम से। यहाँ पर हम वे लिख लेंगे जाके, वे, बचत, और यहाँ पर अगर बात करेंगे जाके तो आय, ये 3 चीज़ें होती हैं। और याद रखना व्यय और बचत को जब दोनों को जोड़ेंगे तभी वो आय के बराबर होगी जाके। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है, तो 20% की अगर हम बात करें, 20% मतलब 1/5, ये उसकी आय हो जाएगी जाके। नीचे हमेशा आय होती है, ऊपर क्या होता है, हमने आपको बताया कि जो ऊपर में जो मान लिखा होता है वो खर्चा भी होता है और बचत भी होता है। अब प्रश्न कहता है कि प्रश्न जो कहेगा वही हम मानेंगे। तो उसने क्या कहा जाके कि 20% बचाता है, यानी कि एक क्या है, बचत है, बचाता है तो बचत है ये उसकी। तो याद रखना जाके एक उसकी बचत हो गई जाके। आय कितनी है उसकी 5 है। क्लियर, आय 5 है, एक बचत है, तो व्यय कितना हो जाएगा जाके 4 हो जाएगा जाके, तभी तो 4 और 1 5 होगा जाके। क्लियर हो गया। अब वो क्या कह रहा है, उसका मासिक व्यय 6000 है, मासिक व्यय 6000 है, यानी कि व्यय हमारे हिसाब से कितना है 4, प्रश्न के हिसाब से उसका व्यय कितना है 6000। क्लियर, हमने याद रखना है कि इसी के बराबर में क्यों रखा जाके 6000, हमने 1 के बराबर 6000 क्यों नहीं किया, 5 के बराबर 6000 क्यों नहीं किया, क्योंकि वो कह रहा है प्रश्न में कि मासिक व्यय 6000 है, और जो जिसके बराबर होता है उसी के बराबर तो लिखेंगे ना। हमारे अनुसार मासिक व्यय उसका कितना निकला, 4 निकला जाके। प्रश्न के अनुसार उसका मासिक व्यय कितना है 6000 है, तो 4 की वैल्यू 6 हो जाएगी, 4 से काटेंगे जाके, 4 1 4, 15 चौकू 60, तो ये 1500 हो गया जाके। क्लियर, हमसे क्या पूछ रहा है जाके, तो उसकी मासिक बचत ज्ञात की, याद रखना उसने हमसे आय नहीं पूछी, उसने क्या कहा बचत बताओ। तो बचत कितनी है 1, यानी हमें 1 की वैल्यू निकालनी है, और 1 की वैल्यू 8 पहले से निकली रखी हुई है, 1 की वैल्यू 1500 है, ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। बस इतना छोटा सा क्वेश्चन था। क्लियर, बचत पूछ रहा है, बचत उसकी पहले से ही 1 है। क्लियर, और 1 की वैल्यू कितनी है 1500, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 55 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 55 की अगर हम बात करेंगे जाके, तो ध्यान देना जाके, देखिए कह रहा है कि 2500 लोगों में से केवल 60% में बचत करने की आदत पाई गई, यानी कि जो 2500 लोग थे उनमें से 60% ही केवल बचत करते हैं, बाद बाकी सब टोटल खर्च कर देते हैं। तो यानी कि हम यहाँ पर देखेंगे जाके टोटल लोग हैं कितने, आप कहेंगे जाके 2500 हैं, इनमें से अगर 60% में बचत की आदत पाई गई, तो 60% की अगर हम 60% निकाल लेंगे इसका, 60% तो 20 तियाँ 60, 20 पंचे 100, 5 एकन 5, 5 पंचे 25, यानी ऊपर कितना बचा जाके 500। यानी कि जो बचत करने वाले लोग हैं ना, वो टोटल कितने हो जाएंगे जाके, यहाँ पर कुछ गलत कर दिया, सही है, ध्यान देना। अब यहाँ पर देखेंगे 5 यहाँ पर बचा था, 3 यहाँ पर बचा, तो 5 3 यहाँ पर ये 1500 हो जाएगा जाके। क्लियर, कितना हो जाएगा जाके 1500, यानी 1500 लोग ऐसे हैं जिनमें बचत करने की आदत पाई गई। क्लियर, आगे क्या कह रहा है प्रश्न में, अब ध्यान देना जाके, यदि उनमें से 30% बैंक में बचत करते हों, 32% डाकघरों में, और शेष शेयरों में, तो शेयरधारकों की कुल संख्या कितनी है। सिंपल कह रहा है, देखिए पहले क्या कह रहा है 30% बैंक में बचत करते हैं और 32% डाकघर, तो इनमें से अगर हम बात करेंगे जाके 30% और 32%, यानी कि 3 2 6, यानी कि 62% की अगर हम बात करेंगे जाके टोटल, अब हमारी नए वैल्यू कितनी है बचत करने वाले 1500, यही हमारी 100% मानी जाएगी।
इनमें से अगर 62% इन दो चीज़ों में बचत करते हैं तो इसका मतलब जो बचा हुआ जो रह गया होगा 38%, वो किस पे क्या नाम कर रहा होगा, शेयरों में। क्लियर। बचा हुआ जो 38% रहा होगा, इसमें से 38% यानी टोटल वैल्यू कितनी होती है हमेशा 100%। 62% इन्होंने खर्च 38% यानी कि शेयरों में रह गया होगा, तो 1500 का अब हम क्या करेंगे जाके 3800 निकाल देंगे 38%, तो 38/100। यहाँ पर ध्यान देना कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी जाके। क्लियर। 15 अट्ठे 120 और 15 तियो 45, 45 और 12 कितना हो जाएगा जाके 57, यानी कि 570 निकला जाके, जो कि शेयर में रहे होंगे जाके। क्लियर। यहाँ पर थोड़ा एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं, सिंपल था क्वेश्चन, फिर भी समझेंगे एक बार। देखिए पहले कह रहा था कि 2500 लोगों में से 60% में बचत करने की आदत पाई, यानी कहने का मतलब है कि जो टोटल 2500 लोग थे ना, उनमें से 60% लोग ऐसे हैं जो बचत करते हैं। बचे हुए जो 40% है वो केवल टोटल अपना खर्च कर देते हैं, वो कुछ भी नहीं बचाते हैं। क्लियर। तो 2500 में से तो पहले सबसे पहले हमने क्या किया जाके, हम ये पता लगा ले जाके कि टोटल कितने लोग बचत करते हैं 2500 में से। तो 2500 थे, उनमें से 60% अगर बचत करते हैं तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जब हमने इसको निकाला जाके तो 1500 लोग बचत करते हैं। क्लियर। 1500 लोग क्या करते हैं, बचत करते हैं। अब ये हमारी एक नई वैल्यू निकल आएगी जिसको हम क्या करेंगे जाके, बचत वाली 100% लोग मान लेंगे इसको। ठीक है। ऊपर वाला काम खत्म हो गया, ऊपर से हमको कोई मतलब ही नहीं रहा। अब हमको बचत वाले लोग मिल गए टोटल। क्लियर। यहाँ से हमारा एक नया सवाल बन गया कि यानी कि कुल 1500 लोग हैं जो बचत करते हैं। क्लियर। उनमें से वो क्या कह रहा है कि 30% बैंक में बचत करते हैं और 32% डाकघर में। याद रखना, उसने ये कहीं नहीं कहा कि शेष का, क्या शेष का कहा उसने कहीं पर, नहीं। उसने डायरेक्ट बोला है कि 30% यहाँ खर्च करते हैं, 32% वहाँ पर। यानी कि उसके पास अगर किसी व्यक्ति के पास 100 रुपये हैं, 30% वो बैंक में बचत करता है, 32% डाकघर में, यानी अलग अलग जगह पे अपना पैसा जमा करता है। क्लियर। तो 30 और 32 की अगर हम बात करें 62%, यानी कि वो 62% क्या करता है, दो जगह पर उसने 62% बचत कर दी है। क्लियर। अब बचा हुआ 38% वो कहाँ पर बचत कर रहा होगा, बचा हुआ 38% वो शेयर में बचत करता है, क्योंकि उसने कहा है कि शेष जो है ना वो शेयर में बचत करता है। तो यहाँ पर 38% टोटल बचत थी कितनी हमारी 1500, जिसमें से वो 62% दो जगह पे बचत कर चुका है। इसका मतलब 38% है ना वो शेयर में बचत कर रहा होगा। तो वैसे हमने 1500 का हमने क्या किया 38% निकाल दिया, वो हमारा 570। इसका मतलब कह सकते हैं कि वो 570 जो है ना वो शेयर में बचत कर रहा होगा। क्लियर। छोटा सा क्वेश्चन था, आगे हम देखेंगे जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 क्या कह रहा है। 56 की अगर हम बात करें कि इस टाइप के क्वेश्चन देखिए अलग अलग अपने हिस्से की पूंजी खर्च करता है, अलग अलग हिस्सा, और किस किस परसेंट पर निवेश कर रहा है, तो इस टाइप से हम देखेंगे जाके। 56 में कह रहा है कि एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष 10% पर निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय 561 रुपये है तो उसकी पूंजी ज्ञात कीजिए। क्लियर। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में हमें करना क्या है जाके, देखिए जनरली हमको यहाँ पर देखिए उसने क्या कहा, अपनी पूंजी का 1/3। हमें उसकी पूंजी ही नहीं पता है कि उसकी पूंजी है कितनी, तो जो अगर पूंजी पता हो तब तो जाके हम उसका 1/3 निकालें जाके। क्योंकि हमको पूंजी ही नहीं पता है तो हम 1/3 कहाँ से निकाल लेंगे जाके। तो यहाँ पर हम देखेंगे जाके कि उसकी पूंजी कितनी दी गई है हमें यहाँ पर। तो इस टाइप से क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे जाके कि 1/3 भाग 7% भाग पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष 10% पर। तो यहाँ पर वो अलग अलग, यानी कि उसके पास जो टोटल रुपए हैं उनका वो अलग अलग हिस्सा अलग अलग भाग पर निवेश कर रहा है, यानी कि कहीं पर लगा रहा है। क्लियर। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जाके अपनी पूंजी का, अब पूंजी का 1/3 हम तब निकालेंगे ना जब हमको पूंजी पता होगी। अब आप कहेंगे पूंजी नहीं पता है तो इसको हम 100 मान लें। देखिए जनरली जब नॉर्मल जो हमको परसेंटेज वैल्यू दी जाती है 20%, 30%, 50%, 10%, तो वहाँ पर हम 100% मान लेते हैं। लेकिन याद रखना जब भी वो हिस्सा अलग टाइप से बोले, जैसे 1/3, 1/4, 2/3, 2/3 है कि नहीं, इस टाइप से अगर इससे अगर बोले तो याद रखना जो हमको संख्या माननी होती है ना वो इनका लासा माननी होती है। यानी कि 3 और 4 का जो नीचे नीचे जो बटे में मान लीजिए यहाँ पर 1/5 और होता जाके, तो 3 और 4 और 1/5 यानी बचे में नीचे जो होता है ना उसका ही हमको क्या रहता है, उनका एलसीएम जो उनका लासा होता है ना वही संख्या मान्य रहती है। तो आप देखेंगे जाके 3 और 4 का लासा कितना हो जाएगा, आप कहेंगे जाके 3 और 4 का लासा 12 हो जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब है कि जो हमको जो पूंजी माननी है ना, पूंजी वो कितनी मानेंगे जाके 12 मानेंगे। उसकी टोटल पूंजी हमने मान ली कितनी थी 12। अब देखिए निकालना यहाँ से आसान है। उसने कहा अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, जैसे उसकी पूंजी कितनी है 12, 12 का जैसे 1/3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा जाके 4। यानी कहने का मतलब है 4 भाग जो है वो कितना 7% भाग पर, तो यहाँ पर हम 7, और याद रखना ये परसेंटेज है, इतना जरूर याद रखना। क्लियर। और यहाँ पर जो हमने पूंजी मानी है ना वो एग्जैक्ट 12 है, याद रखना वो 12% नहीं है। क्लियर।
आगे हम देखेंगे जब कह रहा है 1/4 भाग 8% भाग पर, तो 1/4 जैसे ही निकालेंगे, तो 1/4 जैसे इसका निकालेंगे, 4×3 = 12, यानी कितना हो जाएगा जाके 3 भाग, और वो भी कितना 8% भाग पर, तो गुणा 8%, याद रखना। आगे कह रहा है कि शेष, याद रखना टोटल उसकी पूंजी थी कितनी 12, उसमें से वो 4 और 3 तो निवेश कर चुका है, तो 4 3 7, यानी कि 7 उसने निवेश कर दिया, टोटल 12 थी, यानी कि उसकी जो शेष जो थी ना वो कब कितनी बची जाके 5 बची जाके, तो 4 3 7 और 5 12। अब वो कह रहा है कि शेष 10% निवेश पर, तो शेष को क्या करेंगे जाके 10%, तो अब यहाँ पर देखेंगे जाके कि 10 पंचे 50%, 8×3 = 24%, और यहाँ पर हम बात करेंगे जाके 7 चौको ये कितना हो जाएगा जाके 28%, यानी कि अलग अलग ये हमारी क्या होगी जाके परसेंटेज वैल्यू निकल आई जाके। क्लियर। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जाके कि टोटल उसने जो टोटल अब ये जो निवेश कर दिया जाके, तो उसकी अब टोटल आय कितनी बन गई जाके, तो आप बात करेंगे जाके कि जो उसकी टोटल आय बन गई जाके कि 28 और 24 कितना हो जाएगा जाके 52 और 50, ये टोटल कितना हो जाएगा 102। और याद रखना ये क्या है परसेंटेज है, 102 ये टोटल क्या है परसेंटेज। हमारे अनुसार जो उसकी आय निकली जाके वो 102% है, जबकि प्रश्न के अनुसार उसकी आय कितनी है 561 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जाके 561 लिखेंगे। क्लियर। 102 की अगर हम बात करेंगे कि 17 छक्का 102, 17 से कट जाएगा, तो 17 छक्का 102, 17 से काटेंगे, 17×3 = 51, 17×3 = 51। फिर हम बात करेंगे जाके, अब हम किससे काटेंगे 3 से काटेंगे, कि 3 दूनी 6, 3 से कितना हो जाएगा जाके 11, यानी कि 2% की वैल्यू हमारी 11 आ गई जाके। क्लियर। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना जाके, यहाँ पर हमको जो मान निकालना है ना वो 12 का निकालना है, यहाँ पर क्या है 2% है, तो सबसे पहले इस 2% को अगर सही तरीके से लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/100, क्या होगा 2/100, और जैसे ही बटे वाले 100 हम उस तरफ भेजेंगे जाके, तो नीचे जो 2 हम लिख देते हैं एक बार, 2/100 बराबर कितना हो जाएगा जाके 11, जैसे ये 100 उस तरफ जाएंगे तो 2 बराबर कितना हो जाएगा जाके 1100 हो जाएगा, याद रखना जाके। क्लियर। अब हमको वैल्यू निकालनी कितनी की है 12 की, यहाँ पर 2 पहले ही से है, तो अगर हम ये कहूँ आपसे कि दोनों तरफ 6 का गुणा कर दीजिए जाके, तो 11×6 = 66, तो ये हमारा क्या हो जाएगा जाके आंसर हो जाएगा जाके। क्लियर। यहाँ पर आप वही तरीका भी अपना सकते थे कि 2 बराबर अगर 1100 था तो 1 बराबर कितना हो जाएगा जाके 550 हो जाएगा, चूँकि हमको 12 बराबर निकालना है, तो हमारा क्या निकालेंगे जाके 550 गुणा 12 करेंगे, तब भी आंसर हमारा 6600 ही आएगा जाके। क्लियर। तो यहाँ पर हम जैसे 1 बराबर निकालेंगे जाके, तो 1 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 500। क्लियर। अगर 1 बराबर अगर 500 है तो 12 बराबर कितना हो जाएगा जाके 6600। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इस टाइप का थोड़ा कुछ बड़ा क्वेश्चन भी कह सकते हैं, अच्छा भी क्वेश्चन कह सकते हैं। क्लियर। और थोड़ा सरल था, कठिन कुछ भी नहीं था। मैंने यहाँ पर जो सबसे चीज़ थी वो पूंजी मानना था, कि पूंजी आपको माननी कितनी, याद रखना जब भी कभी इस टाइप से फ्रैक्शन वैल्यू में आपको माना जाए, भाग अलग अलग बात की जाए, तो जो आपको संख्या माननी है ना वो हमेशा इनकी जो एलसीएम होते हैं ना वही माननी रहती है, जिससे कि हमारा क्वेश्चन थोड़ा सरल हो जाता है। अगर 100 मान लेते आप, 100 का अगर आप 1/3 निकालेंगे जाके, मान लीजिए अगर आप उसकी पूंजी 100 मान लेंगे, और 100 का अगर 1/3 निकालेंगे जाके, तो 33 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, और है ना यहाँ पर आप 33 पॉइंट, तो वो पॉइंट में ज़्यादा कठिन हो जाएगा, इसलिए हम 100 नहीं मानते हैं। क्लियर। 12 मान लीजिए, इनका एलसीएम मान लिया, जिससे क्या होगा ये आसानी से कट गए, जैसे ही 1/3 निकाला 4 आ गया जाके। क्लियर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। क्वेश्चन नंबर 57 की अगर हम बात करेंगे जाके, ध्यान देना सेम इसी टाइप से क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। 57 देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% राशि पर खर्च कर देता है, और इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी लगा चुके हैं, ध्यान देना। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पहले ही बताया था कि हमको 3 ग्राफ बना लेने हैं, कौन कौन से, पहले तुमको व्यय जानना है, बचत जाननी है, और अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे जाके तो हमारी वो क्या निकल आएगी जाके आय निकल आएगी जाके। क्लियर। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जाके कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% राशि खर्च कर देता है, 75% का मतलब कितना होता है 75% मतलब 3/4, 25×3 = 75 और 25×4 = 100, तो यानी कि उसके नीचे वाला का होता है हमेशा आय होती है, यानी कि 4 है। आगे कह रहा खर्च कर देता है, कितना खर्च कर देता है 3 खर्च कर देता है, यानी खर्च या व्यय एक ही बात होती है, 3 खर्च कर देता है, 4 आय है, इसका मतलब उसकी 1 बचत रही होगी। क्लियर। आगे क्या कह रहा है, अनंतर उसकी आय, अनंतर में यानी कि कहने का मतलब है आगे चल के, फिर उसकी आय 20% बढ़ जाती है, अनंतर का मतलब होता है आगे चल के उसकी आय 20% बढ़ जाती है, तो आय की अगर हम बात करें 20% बढ़ जाती है, यानी कि प्लस का 20%। क्लियर। यहाँ पर बात करेंगे आगे क्या कह रहा है, वह खर्च में 15% की वृद्धि कर, यानी जो खर्चा है उसका व्यय है उसमें 15%, तो यहाँ पर प्लस का 15%। क्लियर। तो 15 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा जाके 45, यहाँ पर 20 चौको कितना हो जाएगा जाके 80। क्लियर। तदनुसार उसके बचत में कितने बचत की वृद्धि होगी, कोई चीज़ यहाँ पर कितनी है आप देख सकते हैं जाके,
यहाँ पर टोटल उसकी आय 80 है, व्यय अगर उसका 45 है तो स्वाभाविक बात है जैसे 80 में से 45 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा जाके, आप कहेंगे 35 आ जाएगा। क्लियर। अब 1 से अगर आपको 35 पे जाना है तो स्वाभाविक बात है आपको 35 का गुणा करना पड़ेगा जाके, तभी तो आप 35 पर आ पाएंगे। तो हमको कितना बढ़ाना पड़ेगा, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, 35% की वृद्धि हो जाएगी। याद रखना पूरा खेल प्रतिशत प्रतिशत में ही चल रहा है, इसलिए हम इस टाइप से लगाते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 57 खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे जाके, ध्यान देना थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 58 की अगर हम बात करेंगे जाके, देखिए फिर से वही सेम क्वेश्चन है। 58 देखिए क्या कह रहा है, रत्न का व्यय और बचत 5 1 है, यानी कि व्यय कितनी है 5, बचत कितनी है 1, यानी कि उसका आय जो रही होगी वो 5 और 1 6, यानी कि आय कितनी रही होगी टोटल 6। इन दोनों में आप कन्फ्यूज ना हो जाए, याद ना हो जाए, तो कम से कम एक को तो लिख लिया करो कम से कम व्यय। अब इससे ये बचत हो जाएगी, ये टोटल आय हो जाएगी। ये क्या कह रहा है, उसका वेतन 25% बढ़ा दिया गया। वेतन 25% बढ़ा दिया गया, इसका मतलब क्या हुआ जाके उसकी आय बढ़ गई, है ना। उसकी आय बढ़ गई तो कितनी बढ़ गई जाके 25%। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जाके 25% बढ़ा दिया गया है। आगे क्या कह रहा है, और बचत 15%। बचत की अगर हम बात करें, ये एक क्या था बचत था, तो यहाँ पर क्या करेंगे जाके 15% बचत बढ़ गई। कह रहा है उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो यहाँ पर 25 छक्का कितना हो जाएगा जाके, आप कहेंगे जाके 150। क्लियर। 15 एक ये कितना हो जाएगा जाके 15। क्लियर। अब यहाँ पर चूंकि 150 है, यहाँ पर 15 है, तो यहाँ पर स्वाभाविक बात है यहाँ पर कितना होगा 135 रहा होगा जाके, कितने रहा होगा 135। अब आप देख सकते हैं कि 5 से अगर 135 हो रहा है जाके, 5 से 135 हो रहा है, तो ये कितने का गुणा कर दिया जाए जिससे कि 5 135 बन जाए। तो यहाँ पर 5 का क्या करते हैं हम 135 में भाग लगा देते हैं। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, यानी 27 का गुणा कर दो। फिर 5 दूनी 10, 35 हुआ, 5 सत्ते 35, यानी कि 5 से अगर आपको 135 पे जाना तो 27% की वृद्धि करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। एक एक लाइन के क्वेश्चन है। क्लियर। आगे देखते हैं। अभी तक जो हमने क्वेश्चन सीखे थे वो हमने आय और व्यय से और बचत से संबंधित क्वेश्चन सीखे थे। अब हम जानेंगे जाके कि चुनाव पर आधारित प्रश्न किस टाइप से आते हैं परीक्षा में। क्लियर। चुनाव में होता क्या है जाके, देखिए सबसे पहले हम इसमें जान लेते हैं जाके कि पहले तो यहाँ पर हम देखेंगे जाके, मान लीजिए कुल वोट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, कुल वोट। क्लियर। इसमें क्या होता है कि 1 2 या 3 मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 2 या 3 ही उम्मीदवार से, हालांकि एक चुनाव में कई उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो 1 2, बहुत ज़्यादा होगा तो 3। तो यहाँ पर याद रखना ये पहला और ये दूसरा और ये तीसरा, ये 3 उम्मीदवार होते हैं। क्लियर। यहाँ पर हम देखेंगे जाके कि कभी कदा, जैसे अभी हम थोड़ी देर के लिए बात करेंगे केवल 2 उम्मीदवार के लिए, तो कुल 100 वोट थे। इनमें से मान लीजिए पहले उम्मीदवार को मिल गए जाके 55% वोट। क्लियर। दूसरे उम्मीदवार को 100 में से मिल गए जाके मान लीजिए उस 45% वोट। क्लियर। यहाँ पर हम 2 की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर जो हार जीत होगी जाके वो कितने से होगी जाके, 10 से हार जीत हुई। कितने परसेंट से, 10% वोटों से, क्योंकि एक को 55 मिले एक को 45, तो 10% से हार जीत हुई। सेम इसी जगह पे अगर हम दूसरी एक कंडीशन ले रहे हैं जाके कि मान लीजिए एक चुनाव में यहाँ से हम फिर से बना लेते हैं जाके 1 2, और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जाके 3 उम्मीदवार होते तो 3 उम्मीदवार की कंडीशन क्या बनेगी जाके, मान लीजिए पहले उम्मीदवार को मिलेगा जाके 10% वोट। क्लियर। दूसरे उम्मीदवार को मिलेगा जाके 40% वोट। क्लियर। और तीसरे उम्मीदवार को अगर मान ले जाके कि मिले होंगे 50% वोट। तो यहाँ पर अगर अब आप हार जीत देखेंगे जाके कि कौन उम्मीदवार जीता जाके, तो जो उम्मीदवार वो जीता जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वही जीतेगा। तो तीसरे उम्मीदवार को चूंकि 50% वोट मिले तो यही जीता है, लेकिन कितने वोटों से जीता ये कैसे पता करेंगे। तो याद रखना जो हार जीत देखी जाती है ना कि कौन हारा या कौन जीता, वो जो टॉप मोस्ट जो 2 होते हैं ना उन्हीं के बीच में बात होती है। देखिए बाद वालों को कितने 10 15 वोट 20 कितने वोट मिले हमें उससे कोई मतलब नहीं रहता है, लेकिन हार जीत जो देखी जाती है वो पहले और दूसरे नंबर के बीच में देखिए। तो पहले नंबर पर कौन रहा सबसे ज़्यादा, किसे मिले 50 वाले को, दूसरे नंबर कौन रहा 40 वाला, यानी कि जो हार जीत होगी ना वो इन्हीं दोनों के बीच में होगी। ये तो पहले ही साइड में हो चुके, सारे हार चुके हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से जो हार जीत देखी जाती है वो इन्हीं दोनों के बीच में देखिए, यानी कि जो हार जीत हुई वो 10% से हुई जाके। तो याद रखना जब 3 उम्मीदवार होते हैं तब वहाँ पर हार जीत कैसे दी, याद रखना 10 और 40 के बीच में नहीं देखना है, 40 और 50 के बीच में ही देखना पड़ेगा, ना ही 10 और 50 के बीच में देखना है। हमेशा जो टॉप 2 रहते हैं ना उन्हीं के बीच में हार जीत देखी जाती है। क्लियर। आगे क्वेश्चन में और छोटी छोटी कुछ कंडीशनें लग जाती हैं वोटों के बीच में, कुछ वैध हो जाते हैं कुछ अवैध हो जाते हैं। इस टाइप से भी हम देखेंगे जाके, बाकी हम क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर हमको समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर अगर हम 63 की बात करेंगे जाके, तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है एक विधानसभा के चुनाव में, ठीक है, एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मिले। याद रखना उसने क्या कहा जाके कि कुल वैध मतों के बात की है उसने, यानी कि जो वैलिड वोट रहे होंगे उसके 55% मत मिले जाके, उन उसमें से कुल मतों के 2%,
उसमें से कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दीजिए। कैसे घोषित कर दिए गए? अवैध घोषित कर दिए गए। क्या कह रहा है? तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 रही हो तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े जाके, यानी कि जो ये उम्मीदवार खड़ा था ना, इसको कितने वोट मिले जाके, वो भी वैध मत पूछ रहा है। क्लियर? तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे जाके कि कुल हमारे वोट थे कितने, देखिए सबसे पहले हम जो देखते हैं ना, वो ये देखते हैं कि क्या सवाल में हमको कहीं पर दे रखा है कुल वोट कितने हैं। अगर नहीं दे रखा होता तो हम 100% मान लेते, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है कि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 है, तो सबसे पहले हम कुल वोट लिख लेंगे 1,00,000 और ये हो जाएंगे जाके 4,000। क्लियर? आगे हम देखेंगे जाके, कह रहा है कि उसमें से अब देखिए एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मिले, तो सबसे पहले हम ये तो पता कर लें कि कुल वैध मत थे कितने। तो 1,04,000 टोटल वोट थे, उसमें से 2% मत अवैध घोषित कर दीजिए। अगर इसमें से अगर हम बात करेंगे जाके कि 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए, क्लियर, 2% की अगर बात करें जाके, तो इसका मतलब ये 98% बचे होंगे। क्लियर? 2% खराब हो गए, 98% बचे, तो ये 2 जीरो से जो 2 जीरो काट देंगे जाके। अब यहाँ पर एक जीरो की लास्ट में जीरो हो जाएगी। इन दोनों का अगर आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा जाके, तो यहाँ पर हम देखेंगे जाके कि इसको कुल वोट कितने मिले जाके, इसका जब आपस में गुणा कर लेंगे जाके कि 1,040 का 98 में जब यहाँ पर हम गुणा करेंगे जाके तो इतना आंसर आएगा। अब वो क्या कह रहा है कि एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मिले, यानी कि ये क्या थे, पहले ऊपर की अगर हम बात करेंगे जाके तो ये कुल वोट थे। क्लियर? 2% अवैध हो गए, इसके मतलब 98% बचे जाके, और ये क्या निकल के आ गए जाके, वैध मत निकल के आ गए। अब वो कह रहा है कि इसका 55% क्या नाम क्या मिला जाके, कुल वैध मतों के 55% मिले, और वही हमसे पूछ रहा है तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े। तो इसको 55% वैध मिले जाके, तो इसका 55% निकाल दो जाके। क्लियर? पहले और बचे हुए जो 45% रहे होंगे वो दूसरे उम्मीदवार को मिले होंगे। क्लियर? तो इसका 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पर काटेंगे जाके, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 11, फिर 2 से काटेंगे, यहाँ पर बात करेंगे जाके 2 पंचे 10, फिर यहाँ पर बाखाई बिंदी, फिर यहाँ पर दुनेम 18। क्लियर? एक बचा, दो छंग 12 और गुणा 11, लास्ट में 6 आएगा जाके। तो देखिए आप देखेंगे जाके 6 दो ऑप्शन के लास्ट में है, क्योंकि एक का गुणा जैसे ही 6 में करेंगे लास्ट में 6 आएगा, यानी कि सी और डी दो में से एक होगा। गुणा करके देखेंगे जाके हम, यहाँ पर हमको दूसरा हिस्सा देखना है। तो देखिए एक का गुणा 6 में करेंगे जाके 6 आ जाएगा, फिर एक का गुणा 9 में करेंगे 9, और दूसरी बार लिखेंगे जाके तो फिर से 96 यहाँ पर आएगा। तो 6 तो 9 6 15, यानी लास्ट में 56 आना चाहिए। तो 56 किसके लास्ट में? सी ऑप्शन में, तो सी हो जाएगा सही। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 64 की अगर हम बात करेंगे जाके, ध्यान देना जाके, 64 देखिए क्या कह रहा है। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, ठीक है, दो ही उम्मीदवार हैं, एक को 60% मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। तदनुसार डाले गए कुल वोटों की संख्या कितनी है? हमने मान लिया कि कुल वोटों की संख्या 100% है। यहाँ पर कितने थे? दो उम्मीदवार थे। कह रहा है कि एक को 60% मिले, ठीक है, हमने मान लिया एक को 60% मिले। अगर एक को 60% मिले, और याद रखना इस सवाल में कोई भी वैध अवैध की बात नहीं की गई है, इसलिए हम क्या मानेंगे जाके कि जितने भी वोट थे वो सारे सारे वैध थे, अर्थात एक भी वोट खराब नहीं हुआ। क्लियर? तो 100 के अगर एक को 60% मिल गए तो स्वाभाविक बात है कि दूसरे को कितने मिले होंगे? 40%। हार जीत कितनी ऐसी हुई? आप देखेंगे जाके 20% से हार जीत हुई। वो कह रहा है कि 1600 मतों से जीत गया, 1600 मतों से जीत गया, इसको मतलब यहाँ पर कितना लिखेंगे जाके? 1600, क्योंकि जो हार जीत होती है वही तो 1600 वोट होते हैं जाके। क्लियर? या जीत गया या हार गया, तो यहाँ पर कितने से जीत गया? अब 20% से। प्रश्न के अनुसार कितने जीत गया? 1600 से। हमसे पूछ रहा है कुल मतों की संख्या, तो यहाँ पर क्या करेंगे जाके 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, क्योंकि हमको 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 20 5 5 का गुणा कर दो दोनों तरफ, तो 16 पंचे 80 और ये डबल जीरो, 8000 वोट हो जाएंगे जाके कुल वैध मत। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 65 की अगर हम बात करेंगे जाके, ध्यान देना, बहुत सरल क्वेश्चन है। दो उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मिले, वही एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? टोटल हमने वोट कितने मान लिए? 100%। पहले उम्मीदवार को कह रहा है 40% मिले, तो 40% मिले जाके, इसको मतलब दूसरे को 60% मिले होंगे। कितने से हार गया वो? 20% से हार गया। हमारे हिसाब से 20% हार गया, प्रश्न के हिसाब से 298 से हार गया। कितने से? 298 से। कह रहा है डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी थी? तो चूंकि 20% की अगर वैल्यू 298, हमने माने कितने थे? 100%, तो दोनों तरफ 5 5 का गुणा लगा दो। क्लियर? 5 अट्ठे 40, 5 ने 45 और 4 कितना हो जाएगा? 9। तो यहाँ पर लास्ट की अगर हम बात करेंगे जाके, कहीं पर 90 आ रहा है जाके, एक ही ऑप्शन है 1490, सी ऑप्शन हो जाएगा जाके। क्लियर? नेक्स्ट इसी हिसाब से अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, ठीक है, उनमें से 63% मत पाने वाले उम्मीदवार
650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। निर्वाचित हो जाता है इसका मतलब चुन लिया जाता है या जीत जाता है। चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, हमने मान लिया टोटल 100 मत थे। क्लियर। कह रहा है कि मत 63% मत पाने वाले उम्मीदवार, यानी कि 63% मत पाने वाले, इसको 63% मिले जाके। तो अगर एक को अगर 63 मिल चुके हैं तो स्वाभाविक बात है कि दूसरे को कितने मिले होंगे, आप कहेंगे जाके 37% मिले जाके। क्लियर। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जाके कि अब हार जीत कितने से हुई जाके, तो आप यहाँ पर अंतर देख पाएंगे जाके। तो यहाँ पर 13 में से 7 गए 6 और यहाँ पर 5 में से 3 गया 2, यानी कि 26% से हार जीत हुई जाके। कह रहा है कि 63% मत पाने वाले उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है, यानी कि 650 मतों का उसको बहुमत मिल जाता है। इसका मतलब बहुमत मतलब कि उसको ज़्यादा वोट मिल जाते हैं। कितने मिल जाते हैं? 650। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जाके 650 मिल गए तो 13 से काटेंगे, 13 दूनी 26, 13 पंचे 65। क्लियर। हमसे क्या पूछा गया था? तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी जाके यहाँ पर 25। हमसे क्या पूछा गया कि अब याद रखना यहाँ पर कुल वोट नहीं पूछे, उसने क्या पूछा? चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताओ। चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को कितने मिले हैं? 37% मिले हैं। तो हमको यहाँ पर याद रखना 37 का गुणा करना पड़ेगा जाके। कितने का गुणा करना पड़ेगा? 37 का। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे जाके, देखिए 25 का गुणा अगर मान लीजिए यहाँ पर 30 की जगह, मान लीजिए 37 की जगह 30 होते तो 25 75 750 हो जाता। क्लियर। अगर मान लो ये 37 की जगह 40 होते तो 25 चौको 100 यानी कि 1000 हो जाता। यानी कहने का मतलब है जो हमारा आंसर, चूंकि है तो बीच में ना तो 30 है ना 40 है, 37 है, यानी 40 से थोड़ा कम, यानी कि 25 तियाँ 75 से, यानी कि 25 चौको 100 1000 से कुछ कम आंसर, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा जाके। तो इसका जब 25 का 37 में गुणा करेंगे तो 925 आंसर आएगा जाके। इस टाइप से आप अनुमान लगा लिया करो, गुणा अगर ना कर पाओ। 25 चौकू 100 1000 होगा जाके, यानी कि एक, और चूंकि यहाँ पे 4 तो है नहीं, 40 तो है नहीं, उससे थोड़ा कम है तो यानी 1000 से थोड़ा कम 925 हो जाएगा। एक ही ऐसा ऑप्शन है। क्लियर। आगे देखेंगे जाके हम देखेंगे जाके क्वेश्चन नंबर देखिए 67 क्या कह रहा है, ध्यान देना। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को जिसे 84% मत प्राप्त हुए और 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है, डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी होती है? कर लेंगे आप इसे आराम से, उम्मीद करते हैं आप इसे कर लेंगे, सरल है। एक तरफ 84 हो जाएगा, दूसरी तरफ 16 हो जाएगा। 84 16 का अंतर कितना होगा जाके? 476 होगा जाके। एक बराबर वहाँ से निकाल लेगा, कुल मत पूछेंगे तो 100 बराबर आंसर निकाल लेना। क्लियर। 68 देखिए जाके, 68 क्या कह रहा है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक को 38% मिले, 7200 मतों का नुकसान हुआ, वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान देना जाके। 68 नंबर देखिए जाके क्या कह रहा है, ध्यान देना। 68 कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक को 68% मन मिले, उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ, वैध मतों की संख्या कितनी है? सेम वैसा ही क्वेश्चन है। एक को 38 मिले होंगे, दूसरे को 62 मिले होंगे, दोनों का बीच का डिफरेंस हमें 7200 दे रखा है। क्लियर। कुल वैध मतों की कुल संख्या पूछ रहा है तो कुल संख्या 100 बराबर निकाल लेना, सेम क्वेश्चन है। क्लियर। 69 देखिए क्या कह रहा है। 69 की अगर हम बात करेंगे जाके, थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और मैं यही कहूँगा इसको अभी आप छोड़ दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि समझाऊंगा अभी तो उससे कोई ज़्यादा फायदा नहीं निकलेगा जाके। बाद में हम इसको कभी दोबारा कर लेंगे क्योंकि इस सवाल में कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा रहेगी जाके। क्लियर। क्वेश्चन नंबर देखिए 70 क्या कह रहा है जाके। 70 नंबर की अगर हम बात करेंगे जाके, देखिए क्वेश्चन नंबर 70। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। ठीक है। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल कितने मत थे? तो हमें कुल मत नहीं पता, हमने क्या किया जाके, कुल मत हमने 100 मान लीजिए जाके। क्लियर। ये 70 नंबर क्वेश्चन याद रखना, ये हमने कुल मत 100 मान लीजिए। अभी क्या कह रहा है? किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने वोट ही नहीं डाले, यानी कि हम कह सकते हैं कि 8% ने नहीं डाले। क्लियर। नहीं डाले, वोट ही नहीं डाले। क्लियर। तो 8% ने वोट नहीं डाला, तो वोट डालने वाले लोग कब कितने रहेंगे जाके? आप कहेंगे जाके 92%, ये रहेंगे जाके मत डाले। क्लियर। 92% लोगों ने मत डाले। क्लियर। अब यहाँ पर आगे हम बात करेंगे जाके, इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। ठीक है, हमने मान लिया जाके कि यहाँ पर अब 2 ही प्रत्याशी हैं। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर। अब यहाँ पर थोड़ा बात को समझना, इसने क्या कहा? जीतने वाले प्रत्याशी ने। क्लियर। यहाँ तक तो बात खत्म हो गई, यहाँ से बात को आप समझिए। कुल मतों के 48%, उसने ये नहीं कहा है कि जो मत डाले हैं उसके 48%, नहीं, कुल मत कितने थे? 100 थे। कुल मतों के 48% उसको मिले जाके, यानी कि यहाँ पर उसको कितने मिले जाके? 48%। क्लियर। कुल मतों के 48% मिले मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। याद रखना जाके। अब यहाँ पर थोड़ी बात समझने वाली बात समझना। टोटल 100% वोट थे,
8% ने नहीं डाले, 92% ने इसका मतलब डाले हैं। कह रहा है कि पहले वाले जो उम्मीदवारों को मिले हैं ना, वो कुल मतों के 48% मिले हैं। किसके? कुल मतों के 48%, ना कि 92 के 48%। अगर वो 92 के अगर वो ये कहता ना कि मत डाले गए 85 के 48% मत मिले, तब फिर हमको निकालना पड़ता जाके कि अच्छा 92% थे, इसके 48% मिले जाके, तो इस टाइप से हमको काट पीट के निकालना पड़ता, तब यहाँ पर हम लिखते जाके। लेकिन उसने डायरेक्ट कहा है कि कुल मतों के अब 100 का अगर 48% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 48 ही आएगा जाके। क्लियर? अब एक को अगर 48 मिल चुके हैं, टोटल 92, यानी जो टोटल डाले गए कितने 92, एक को अगर 48% मिल चुके हैं तो स्वाभाविक बात है कि दूसरे को कितने मिल रहे होंगे जाके। क्लियर? तो 12 में से 8 गए 4, और यहाँ पर 8 में से 4 गए 4, यानी कि दूसरे कितने मिले होंगे? 44%। क्लियर? हार जीत कितने से हुई जाके? आप कहेंगे 4% की। हमारे हिसाब से 4% से हुई, यहाँ पर कितने से हुई? 1100 से। क्लियर? आगे कह रहा है कि चुनाव में कुल कितने प्रत्याशी थे, तो यहाँ पर हम क्या करना है? 100% का मान निकालना है। 25-25 का दोनों तरफ गुणा कर दीजिए। क्लियर? 25 चौको यहाँ पर 100% हो जाएगा। यहाँ पर जैसे हम 25 का गुणा करेंगे जाके, ध्यान देना जाके, तो यहाँ पर 00 तो लास्ट में आ ही जाएगा। 11-25 55, 11-दूनी 22 और 5 कितना हो जाएगा? 27,500 वोट थे। कहाँ थे? 27,500। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज आय और व्यय वाले प्रश्न और साथ में ही चुनाव वाले प्रश्न काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर हमको याद रखना, जैसी जैसी भाषा बोल रही होती वैसे वैसे आगे बढ़ते रहते हैं हम। आगे बचे हुए अलग टाइप के जो जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चंस हैं, या फिर जो कैलकुलेशन वाले थोड़े रहते हैं, विविध टाइप के जो प्रश्न हैं, वो हम आगे वाले वीडियोज़ में देखेंगे। क्लियर? उसका हम पार्ट 3 लाएंगे। क्लियर? आज के लिए इतना ही।